वेलकम टू शुक्ला पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के पेपर 1 के बारे में, और पेपर 1 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिटेली नॉलेज देंगे आपको। और साथ ही साथ 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत हमने समावेश किया है, यानी संकलन किया है, यानी समाहित किया है। उसको देखने के बाद में अगर आप ये वीडियो पूरा लगातार अंत तक देख लेते हैं, उसके बाद में ना तो आपको इधर उधर कहीं पर भटकने की जरूरत है, ना तो पढ़ने की जरूरत है इधर उधर से। बस अपने यूनिवर्सिटी से संबंधित जो सीरीज वगैरह आती होती होगी उसको पढ़ लेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो देख के आप एग्जाम देने जाइएगा। 100% नहीं, हर एक चीज में एक आधा परसेंट मतलब कमी होती है, तो 100% से नीचे बता लीजिए, उतना कार्य आपका हो जाएगा। हालांकि नंबर उतना आपको नहीं आएगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूं उतना नंबर नहीं मिलेगा। आप पूरा क्वेश्चन अगर कर लेंगे तब भी हर एक प्रश्न में लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं हर एक प्रश्न पत्र में, जो कि क्या होते हैं, पूरक प्रश्न होते हैं। पूरक प्रश्न की श्रेणी में उन प्रश्नों को हम रखते हैं जो कि या तो उनके ऑप्शंस गलत देंगे, या फिर उनके 2 ऑप्शन सही होंगे, या फिर इस प्रकार से जो विवादित प्रश्न होंगे, ठीक, जिससे आपको क्या हो, मतलब आपको मतलब सारे क्वेश्चन ना आए, पूर्णांक आप ना ला पाए। ठीक, हर एक परीक्षा में इस प्रकार से होता है। तो कुल मिलाकर के आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष प्राचीन इतिहास पेपर 1 के मॉडल पेपर के बारे में। मॉडल पेपर होगा 2021 का। मैं बता रहा हूं, वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, पूरा आपका प्राचीन इतिहास जो 600 बीसी से लेकर के 606 एडी तक रहता है आपके प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत, वो पूरा समाहित हो जाएगा एक ही वीडियो के अंतर्गत। बहुत सारा नॉलेज आज आपके माइंड में घुसने वाला है, तो अपने माइंड को खोल करके बैठ जाइए और विस्तारवादी नीतियों का प्रयोग करते हुए आप समझेंगे। चाइना वाली विस्तार नीति नहीं भैया, चाइना वाली विस्तार नीति नहीं, अपनी विस्तार थी, अपने माइंड का विस्तार करना। चाइना तो जो है दक्षिण चीन पूरा जो सागर है उसको अपना कब्जा ले, एक रेखा खींची, कहा कि सब मेरा है, यहां से तक मेरा है, जहां तक नजर जाती है। तो वो अलग विस्तार नीति। विस्तार नीति ये आप 600 बीसी से 600 एडी तक के सभी लोगों को आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। उसमें आप देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कैसे कैसे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्य के बारे में इससे प्रश्न जहां तक पूछे जाएंगे, सबके ऑब्जेक्टिव है इसमें। भारत पर पारसीक और सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था उनका प्रभाव, उनसे संबंधित प्रश्न इसमें समाहित है। मगध साम्राज्य का उदय हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें इसमें समाहित हैं। साथ ही साथ मौर्य वंश, उसकी उत्पत्ति, प्रारंभिक जीवन, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय, बिंदुसार, अशोक, साम्राज्य विस्तार, उनकी कैसी धर्म नीति, क्या पतन के कारण क्या क्या थे, शुंग वंश। तो ये सारे कारण मैं नहीं बताऊंगा, इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, यानी पिछले साल पूछे गए। पिछले साल मतलब आपका 2020 भी हो सकता है, 2000 जो है 19, 2000 आपका और हो सकता है 18। इस प्रकार के प्रश्न होंगे जो कि पूछे गए, बीच बीच में बताता चलूंगा। ठीक, कलिंग, नरेश, शुंग वंश, कणव वंश, उसकी हिंद, यमन, सातवाहन वंश, पश्चिमी शक, क्षत्रप, कुषाण वंश, जिसके अंदर कुजुल, बिग, कैडफिसेस, कनिष्क वन, ये सब आते हैं। उसके अंदर गुप्त वंश, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, इन सभी के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक है, उनके बारे में, कुमार गुप्त से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्कंद गुप्त से, ठीक है, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। वाकाटक राजवंश से प्रश्न पूछे जाते हैं, मौखारी वंश या उत्तरवर्ती गुप्त वंश, या फिर हुड़ आक्रमण। इतने सभी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन सभी से हमने प्रश्नों को समाहित किया, कलेक्शन किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा, सबको मिला करके हमने प्रश्नों को बनाया, फिर आपके सामने हाजिर हूं। बहुत मेहनत करने के बाद में सारी चीजें बनी है। तो ये आपकी थी मूलभूत अवधारणा पूरे जो है पेपर की। तो आपके प्रथम प्रश्न पत्र का क्या नाम है? प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है आपके मित्रों प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, जो कि 600 बीसी से 606 एडी तक चलता है। बीसी वह समय काल होता है जो ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय उसको एडी कहते हैं। तो बीसी यानी ईसा मसीह से 600 साल पहले के इतिहास हम शुरू करेंगे, और उसके बाद में ईसा मसीह के जन्म के 606 ईस्वी तक के समय काल को इसके अंतर्गत समाहित करना होता है। और कैसे मतलब किस काल को, तो केवल राजनैतिक इतिहास इसमें शामिल होता है, ना कि आर्थिक, ना कि आपको इसमें जो है सामाजिक, ना कि धार्मिक जीवन। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत। तो यहीं पर आप समझ लीजिए कि द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, भारत मतलब प्राचीन भारत में राज्य कैसे हुआ करते थे, उस राज्य में सामाजिक स्थितियां क्या थी, आर्थिक स्थितियां क्या थी, और साथ ही साथ धार्मिक जीवन लोग कैसे व्यतीत किया करते थे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सेकंड पेपर। तो उसका भी वीडियो इसी प्रकार से लाएंगे।
ठीक है, तो ये वीडियो आप आज पूरे मन से देखिएगा। वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा तो इसके लिए पहले से लाइक करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि और ध्यान रखेंगे इसका जो पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस है वो दूसरे चैनल यानी बीए क्रैकर पर मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो एक एक चैप्टर से संबंधित वीडियो मैं बताता रहूंगा, तो वो आपको और विस्तार से एक और पढ़ना होगा तो आप बीए क्रैकर पे जाएंगे, वहां पे सब्सक्राइब कर लेंगे। अब प्रश्नों को मैं शुरू करने जा रहा हूं मित्रों। ठीक है, चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलें, देखिए आपके सामने प्रश्नों की स्लाइड प्रस्तुत है मित्रों। पहला प्रश्न इसमें दिया है, पहला प्रश्न क्या दिया है कि खारबेल के शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किस अभिलेख में मिलता है। खारबेल एक राजा था, खारबेल जो है राजा था कनिष्क। ठीक है, इसके समकालीन या जो कनिष्क युद्ध मतलब वो हुआ था। ठीक है, एक जो है अशोक जब युद्ध हुआ था तो उसके पहले का ये शासन काल था जो खारबेल रहता था। तो ये खारबेल के शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किस अभिलेख में मिलता है। तो किस अभिलेख में मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। किस गुफा में, मतलब किस अभिलेख में, तो हाथी गुफा अभिलेख में क्या मिलता है, खारबेल के शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। और ये अभिलेख कौन सा है, तो हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतिहास को जानने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इतिहास को अगर जानना होता है, प्राचीन इतिहास को हमको जानना है, तो पहली बात हमको पुरातात्विक में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में साहित्यिक स्रोत यानी जो पुस्तकें वगैरह थी उनको विदेशी यात्री आए हैं अपने भारत में, उन्होंने भी भारत के बारे में लिखा। जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा तो इंडिका में भारत के बारे में उन्होंने वर्णन किया। इन सभी प्रश्नों पर हमने इन सभी प्रश्नों को शामिल करा है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अशोक के शासन काल में बताऊं तो अशोक के अधिकतर जो अभिलेख मिले थे वो ब्राह्मी लिपि में मिले थे। केवल पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख ऐसे थे जो खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। खरोष्टी लिपि जो है वो फारसी लिपि की भांति ही कैसे लिखी जाती है, दाई से बाई ओर। हम लोग कैसे लिखते हैं, बाई से दाई ओर। जैसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे खारबेल, तो हम लोग खारबेल लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, खा बनाएंगे, ये इस तरीके से लिखेंगे खारबेल। ठीक, तो इस तरीके से लिख रहे हैं खारबेल। अब अगर खारबेल यहीं पर लिखना होता खरोष्टी लिपि में, ठीक है, या फिर फारसी लिपि में, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले ला लिखते थे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, फिर वा लिखेंगे, फिर उसके बाद में रा लिखेंगे, फिर यहाँ पे आकर के मतलब आगे पीछे से लिखते थे खारबेल। ठीक है, ऐसे लिखते थे। ठीक, तो इधर से लिखना प्रारंभ करते थे वो लोग, हम लोग किधर से पढ़ते हैं, इधर से करते हैं। ठीक, तो ये बात थी। तो ये थी मूलभूत अवधारणाएं। साथ ही साथ जान लीजिए भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो किसके हैं। प्रश्न पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो हुए हैं वो किस शासक के प्राप्त हुए हैं, तो अशोक के अभिलेख, अशोक के। ठीक है, लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं ये। 300 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्री विवरण। उपयुक्त सभी यानी उपयुक्त डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता। तो क्या पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता, तो भैया सिक्के आते हैं। सिक्के, क्योंकि उसमें जो साहित्यिक स्रोत या फिर जो राजा होते थे वो उसमें अभिलेख अपना छाप देते थे, मतलब उसमें कुछ छपाई कर देते थे। जो सिक्के चलते थे उसमें छपाई कर देते थे, तो उसमें लिखा रहता था पूरा, तो उससे जानकारी मिलती है। अभिलेखों से तो मिलता ही है, स्मारक और भवनों से भी मिल जाता है, पुरातात्विक स्रोत हैं ये। ठीक है, लेकिन जो संहिता होती थी इससे नहीं मिलता। संहिता ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ऐतिहासिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो भारत में ऐतिहासिक काल का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है, तो भारत में ऐतिहासिक काल का जो प्रारंभ माना जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। तो वही हमको पढ़ना होता है। ठीक, 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व। ठीक, ध्यान रखेंगे 6ठी शताब्दी मतलब 600 ईसा पूर्व से हम पढ़ते नहीं, 600 बीसी से 606 एडी तक, तो यहीं से हम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। ध्यान रखेंगे यहीं पर एक बात और जान लीजिए कि जब प्राचीन भारत हम पढ़ते, मतलब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसको हम 3 भागों में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। ठीक, अब आप में तो शामिल है ऐतिहासिक काल से यानी 606 मतलब 600 बीसी से यानी 600 ईसा पूर्व के पहले से मतलब शामिल है, ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से आप में शामिल है। ठीक, लेकिन उससे पहले भी तो इतिहास रहा होगा। तो इतिहास जो है वो बहुत पहले से, मतलब जब से जो है चले जाओ पीछे, आज से पीछे जाते रहो, इतिहास होता है सब। ठीक, यानी भूतकाल की सभी घटनाएं इतिहास होती हैं जो क्या करती हैं, हमको मार्ग प्रदान करती हैं, या फिर एक ताले की भांति, मतलब कोई अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो हम इतिहास की घटनाओं को देख करके अपनी परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं, इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है। ठीक, तो इतिहास जो पढ़ते हैं हम 3 भागों में उसको बांट करके पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास को। पहला है
दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। किसी में मिला क्या? किसी में मिला केवल पुरातात्विक स्रोत मिला, मतलब पुरातात्विक स्रोत मतलब वहां पे अवशेष वगैरह मिले, जिसको कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम पता लगाते हैं कितने साल पुरानी वस्तु है, तो उससे पता लगाते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और उससे पहले के समय काल को, ठीक, आदि मानव समाज को। उसके बाद में हम पता लगाते हैं जो कि अभिलेख वगैरह मिले हमको, मतलब लेकिन अभिलेख मिले, जैसे मिले सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो है वो अभिलेख नहीं मिलते थे, ठीक, मतलब कुछ नहीं मिलते थे, ना लिखा मिला ना कुछ, कोई चीज नहीं मिली, तो उसको हम पुराने करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमको कुछ ऐसे अभिलेख मिले जिनमें लिखा तो मिला हमको, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग। उसके बाद में हमको जो अशोक वगैरह के इन सब के मिले हैं, इनको हमने पढ़ लिया है, ठीक, तो इसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। जिसको पढ़ ले उसको ऐतिहासिक काल, जिसको ना पढ़ पाए लिखा मिला उसको आद्य ऐतिहासिक, और जो सबसे पुराना उसको प्रागैतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक में जो है कुछ पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हम पता लगाते हैं, आद्य ऐतिहासिक में हमको लिपियां मिली, मतलब लिखा मिला, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए। उसके बाद में जब आपका जो है ऐतिहासिक काल आता है, इसमें क्या होता है, हम जो लिखा हुआ मिलता है उसको हम पढ़ लेते हैं, तो यहीं से हम ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, ठीक। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को थोड़ा जान लेते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़िए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता? सोचिए कौन सा वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियां या उपनिषद? क्या नहीं आता मित्रों? तो निम्नलिखित में से क्या वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता? तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या नहीं आती? स्मृतियां नहीं आती। क्या नहीं आती? स्मृतियां नहीं आती। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या क्या वेदांग के अंतर्गत आता है? तो वेदांग के अंतर्गत कौन है? देखिए आप फटाफट बताइए। चलिए, तो वेदांग के अंतर्गत, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं पहले ही जानिए, 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। तो इसमें देखिए 6 कौन से हैं इसमें? देखिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल यही करेक्ट है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये क्या है? वेदांग है, ठीक है। ठीक, 6 होते हैं वेदांग। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक और वेद है, ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक और वेद है, ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 4 प्रकार के वेद आपके पाए जाते हैं। और एक है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अथर्ववेद सबसे नया है, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निरुक्त की रचना किसने की थी? तो निरुक्त जो है एक वेदांग है और इसकी रचना किसने करी थी? तो निरुक्त की रचना किसने करी थी? थास्क महोदय ने। किसने करी थी? थास्क महोदय। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन मानी जाती है? जो आपको याद हो। आपको कौन सी स्मृति याद है? मनु स्मृति बहुत बार सुना होगा आपने, तो वही मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रमुख पुराणों की संख्या मानी जाती है। तो प्रमुख पुराण कितने हैं भैया? तो पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18 पुराण। 18 पुराण है, जिसमें आपका श्रीमद देवी भगवत महापुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है श्रीमद भगवत पुराण, ठीक है। ये सारे पुराण आपके शामिल हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पुराणों की अंतिम रूप से रचना कब हुई? तो पुराण जो कुल मिलाकर के पूर्ण रूप से उनकी रचना जब समाप्त हो गई थी 18 पुराण की, गुप्त काल तक होते होते सभी पुराणों की रचना क्या हो गई थी? समाप्त हुई थी। तो पुराणों की अंतिम रूप से रचना कब हुई? तो आप को लगा दीजिएगा, ठीक। तो गुप्त काल को एक और नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? मतलब इतिहास के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल होता है। इसी में एक राजा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 100 से अधिक विजय, मतलब विजय प्राप्त करी थी, 100 से अधिक विजय, तो इसलिए इसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त, ठीक। इसी को क्या कहा जाता था? इसी को क्या कहा जाता था मित्रों? तो इसमें बहुत सारे जो है महल वगैरह बने, बहुत सारे लेख मिले, बहुत सारे अभिलेख लिखे गए गुप्त काल में, तो इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? तो उसको मध्यकाल को, ठीक है, यानी भक्ति काल को, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। एक प्रश्न पूछा जाता है कि पुराणों के अनुसार 4 युगों का सही कालक्रम निम्न में से कौन सा है? तो सही मतलब पुराण जो सबसे पहला पुराण, मतलब सबसे पहला युग कौन सा है? 4 युग है, मतलब अपने वैदिक साहित्य के हिसाब से पुराणों के अनुसार। तो पहला युग कौन सा है? तो सतयुग। दूसरा कौन सा है? त्रेता युग। तीसरा कौन सा है? द्वापर। और चौथा है कल यानी कलिकाल।
यानी कलयुग, ठीक है। तो पहला कौन सा, सतयुग। उसी सतयुग को हम कृतयुग के नाम से भी जानते हैं। तो सतयुग में कौन होते थे, देवता होते थे, राक्षस होते थे, ठीक, देवी देवता होते थे, यानी देवासुर संग्राम वगैरह उसी में हुआ करता था। उसके बाद त्रेता में कौन आए, त्रेता में भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ था। द्वापर में किसका जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जन्म हुआ था। उसके बाद में कलयुग में कल्कि अवतार, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो कलयुग इस समय चल रहा है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो है मनुस्मृति का एक दूसरा नाम है अ कोड ऑफ हिंदू लॉज। तो एक हिंदुओं के लिए नियम इसमें अधिकतर वर्णित है। मनु किसका नाम है, ऐसे प्रश्न पूछेगा आपको। ऑप्शन में महाभारत देगा, रामायण देगा, मनुस्मृति देगा, अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की रचना है वो भी दे देगा, ठीक। तो मनुस्मृति के दूसरा नाम क्या है, अ कोड ऑफ हिंदू लॉज, ठीक, अंग्रेजी में इसका रूपांतरण हुआ। एक प्रश्न और पूछा आता है कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप यानी क्वेश्चंस आप 2021 यानी 2021। कौन सा, किसने किया था, बिलिंक्स ने किया था। किसने किया था, ब्लिंक्स ने किया था भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ब्लिंक्स ने किया था, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि आपके सामने प्रस्तुत है मित्रों, चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा का संबंध है। भैया आपको कन्फर्म, मतलब डरना मत बिल्कुल। चित्रित धूसर मृदभांड, इसका मतलब होता है कि जो मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, और चित्रित मतलब जो दीवालों वगैरह पर बना जाती थी, मतलब चित्र करके। तो मिट्टियों के जो बर्तन होते थे उसमें कुछ चित्रकारी की जाती थी। तो उसी चित्रकारी का संबंध किससे था, मतलब किस काल में की जाती थी। तो उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टियों के बर्तन बनाए जाते थे उसमें कुछ कुछ चित्रकारी कर दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। तो चित्रित धूसर मृदभांड किससे संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से। अगला प्रश्न देखिए, भारत में लोगों को मानसून का ज्ञान कब हुआ था। तो मानसून का ज्ञान भारत में ईसा की प्रथम सदी के आसपास, ठीक है, यानी ईसा मसीह के प्रथम सदी, यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे लेकर के 100 साल के भीतर, यानी ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ, इससे 100 साल हम आगे बढ़ेंगे तो इसी के बीच में क्या हुआ था, भारतीयों को मानसून के बारे में पता चला था, ठीक, कि मानसून आता है। आगे देखते हैं, अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ कैसे भारत के विभिन्न भागों में पहुंचाए गए। तो अशोक के द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ, जो स्तंभ लेख अशोक ने लिखवाए थे, वो भारत के विभिन्न भागों में कैसे गए थे। भैया पहले क्रेन वगैरह तो चलती नहीं थी, या फिर उतना जो है भारी भरकम चीज उठाने के लिए कुछ चलता नहीं था। तो नाव पर लाद करके पानी के माध्यम से लोग जाते थे, मतलब नदी में, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दिया है यहाँ पे बैलगाड़ी द्वारा, हाथी द्वारा, ईक द्वारा। तो नाव के द्वारा, हाथी के द्वारा भी कठिन होता था क्योंकि सड़कें उतना सही बनती नहीं थी, तो उसमें जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी हाथियों को। और ऐसा कुछ था नहीं जिस पे लाद के ले जाएं उसको, मतलब रस्सी वगैरह हुआ नहीं करती थी, उससे बांध ले, ये करें वो करें, ठीक है। नाव के द्वारा ले जाते थे उसको, ठीक। तो अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ कैसे भारत के विभिन्न भागों में पहुंचाया गया, तो नाव के द्वारा पहुंचाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम मानव द्वारा कौन सी धातु प्राप्त की। तो मानवों ने सबसे पहले कौन सी धातु प्राप्त की है भैया, तांबा। कौन सी धातु, तांबा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। तांबा धातु मानवों ने सबसे पहले प्राप्त की। अगला प्रश्न देखते हैं, आहत सिक्के मुख्यतया किस धातु के प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के मुख्यतया किस धातु के प्राप्त हुए हैं, भैया चांदी के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, चांदी धातु, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी यात्री नहीं है। निम्नलिखित में से कौन चीनी यात्री नहीं है। भैया देखिए, अब चीन की भाषा आपको ऐसे चिंग चुंग चांग चुंग ऐसे होती है। अब चीनी की भाषा यहाँ पे देखिए कौन सा, मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग, हिंतसिंग। भैया कौन हो गए, फाहियान, हिंतसिंग, हेनसांग, ये सब चीनी यात्री हैं, ठीक। और उनके भाषा में पता चल रहा है चीनी यात्रियों के, हेनसांग, फाहियान, इतसिंग, ठीक। लेकिन ये मेगस्थनीज जो है ये नहीं है चीनी यात्री, ठीक है। मेगस्थनीज की एक पुस्तक प्रचलित है जिसके बारे में, भारत के बारे में हमको पता चलता है। मतलब अगर इनकी एक पुस्तक है इंडिका, जब आप इंडिका पढ़ेंगे मेगस्थनीज की पुस्तक तो आपको पता चलेगा भारत के बारे में, ठीक। तो पूछा आता है प्रश्न कि भारत के बारे में पढ़ना हो तो जो है कौन सी पुस्तक अच्छी मानी जाएगी। तो आपको मतलब पुराने समय में, प्राचीन समय की, भारत के प्राचीन में अगर देखा जाए प्राचीन भारत की स्थिति, तो इंडिका पुस्तक से, ठीक। किसने लिखी थी, मेगस्थनीज। आगे देखते हैं, तो कौन चीनी यात्री नहीं है, मेगस्थनीज चीनी यात्री नहीं, फाहियान, इत्सिंग, हेनसांग ये चीनी यात्री हैं।
सॉरी, अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम राज चिन्ह अंकित चित्र मुद्राएं किसने चलाई? सर्वप्रथम राज चिन्ह अंकित चित्र मुद्राएं किसने चलाई भैया? तो चलाई किसने? हिंद यूनानी शासक, हिंद यूनानी शासकों ने चलाई। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। तो राज चिन्ह अंकित करके मुद्रा उसको उसी सिक्के पर छपाई कर देते थे, वो चलाया किसने? हिंद यूनानी शासक। ठीक है, यूनान से आए थे और हिंद पर राज कर लिया था, इसलिए इनको हिंद यूनानी शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यूप क्या था? यूप क्या था भैया? यूप जो होता था यज्ञीय स्तंभ, यानी जब यज्ञ करवाए जाते थे तो उसके लिए एक स्तंभ, मतलब कि जैसे कि आज जो है पोस्टर वगैरह लगवा दिया जाता था, प्रचार कर दिया जाता है, तो पहले जो है ये प्रचार का साधन नहीं था, जैसे यूट्यूब पे ऐड वगैरह आते हैं आज, तो वैसी व्यवस्था पहले नहीं थी, ना यूट्यूब वही था। तो क्या करते थे, यूप होता था, यूप में जैसे यज्ञ योग्य करवाना था किसी राजा को, तो यज्ञ करवाता था, राजसूय यज्ञ या फिर और तमाम प्रकार के यज्ञ होते थे। जब यज्ञ करवाते थे तो उसका स्तंभ लेख करवाते थे कि हाँ हमारे यहाँ यज्ञ है, आना है आप सबको भंडारे में, या फिर जो कुछ भी करना यज्ञ में शामिल होना है, उसके लिए स्तंभ लगवाते थे, उसी को यूप कहा जाता था। ठीक, प्राचीन भाषा में। तो यूप क्या है? यज्ञीय स्तंभ है। यूप क्या है? यज्ञीय स्तंभ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यज्ञीय स्तंभ ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, फूनान किस देश का नाम था? फूनान जो था किस देश का नाम था? जो फूनान भैया नाम था किसका? कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? फूनान। कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? फूनान है। ध्यान रख लेंगे फटाफट, बहुत सही याद करेंगे इसको। तो कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? फूनान। या फूनान किस देश का नाम है? तो कंबोडिया का। नीचे प्रश्न यहाँ पे छुपे रुस्तम में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा करी गई है? किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा करी गई है? तो कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा करी गई है। ठीक, ध्यान रखेंगे, इतनी बात ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं, हम और प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं मित्रों। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और ध्यान रखेंगे, विदेशी यात्री जो भारत में आए हैं और भारत पर जिसने लिखा है, उनमें सबसे पहला नाम किसका सामने आता है? तो सबसे पहला नाम जो सामने आता है मित्रों, सबसे पहला नाम आपका आता है, सबसे पहला नाम टीसीएस सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा विदेशी यात्री में। उसके बाद में मेगास्थनीज, फिर उसके बाद में पिलनी, और उसके बाद में कासमस। ठीक, तो टीसीएस, मेगास्थनीज, पिलनी, कासमस। तो कभी कभी आपको कालक्रम में सजाने को आ जाएगा कि भारत पर लिखने वाले निम्नलिखित विदेशी विद्वानों का सही कालक्रम कौन सा है। आपको इन्हीं चारों में से आगे पीछे देगा। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे टीसीएस, दूसरे नंबर पे मेगास्थनीज, तीसरे नंबर पे पिलनी, और चौथे नंबर पे कासमस। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे, टी में पीका, टी में पीका। ठीक है, टी में पीका, तो टी में पीका ऐसे आप लगा लेंगे, ऐसे ट्रिक बना करके, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। ठीक, और ध्यान रखेंगे, शून्य का आविष्कार किसने करा था? प्रश्न पूछा था शून्य का आविष्कार किसने करा था? तो शून्य का आविष्कार करने वाले विद्वान कौन से मित्रों? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। हिंदुस्तान का यानी भारत का पुराना नाम क्या है? भारत का पुराना नाम क्या है? तो आर्यावर्ते भरतखंडे। तो क्या नाम है? आर्यावर्त नाम है भारत का। ठीक है, आर्यावर्ते भरतखंडे, ध्यान रखेंगे। ठीक, जम्बूद्वीप, ये सब भारत के नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंधार महाजनपद का शासक था। तो गंधार महाजनपद का शासक था छठी शताब्दी ईसा पूर्व। कौन था भैया? तो गंधार महाजनपद का जो शासक था उसका नाम था पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन जो था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के 600 साल के बाद में जो शासन कर रहा था, काल चल रहा था, तो उसमें गंधार महाजनपद एक था, तो उसमें 16 महाजनपद। ठीक, तो उसमें एक जनपद हुआ करता था गंधार। तो गंधार महाजनपद, उसका शासक कौन था? तो पुष्कर सरिन। ठीक, पुष्कर सरिन, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सुनीध हुआ वस्कर। सुनीध हुआ वस्कर निम्नलिखित में से किसके मंत्री थे? तो सुनीध हुआ वस्कर जो थे वो किसके मंत्री थे? वो अजात शत्रु के मंत्री थे। किसके थे? अजात शत्रु, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जैन ग्रंथ में किसकी माँ का नाम पद्मावती मिलता है? तो जैन ग्रंथ में किसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है? उदयभद्र के माता का नाम पद्मावती मिलता है। किस ग्रंथ में? जैन ग्रंथ में। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ए, उदयभद्र। अगला प्रश्न देखिए, हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है कि काकवर्ण भी गले में छुरा भोंक कर हत्या कर दी थी। तो काकवर्ण की गले में छुरा भोंक करके हत्या कर दी थी, हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है, किसने करी थी?
ठीक, तो किसने करी थी भैया? तो हर्ष चरित्र में लिखा है बात कि काक वर्ण की गले में छुरा भोंक करके हत्या करी थी। किसने? महापद्मनंद ने। किसने करी थी? महापद्मनंद ने करी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे, महापद्मनंद, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री गर्भ से उत्पन्न हुआ था। मतलब जो महानंदिन था वो किससे उत्पन्न हुआ था? वो शूद्र की जो है, मतलब शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पुराणों में ये बात बताई गई। दिन और महानंदिन जो था उसकी माता जो थी वो शूद्र थी, यानी शूद्र स्त्री के गर्भ से जन्म लिया था। ये बात पुराणों में बताई गई है। तो मतलब ये बात कही जाती है। तो ये कौन था? ठीक, तो ये कौन था? अंतिम राजा। ठीक, तो महापद्मनंद। तो पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था महापद्मनंद। ठीक, महापद्मनंद उत्पन्न हुआ था। ठीक, ध्यान रखेंगे, इसी का नाम है यही पद्मनंद। ठीक, और इनका जो ये राजा है महानंदिन, ये जो है इन्हीं की स्त्री है। इन्हीं की पत्नी कौन है? इन्हीं की पत्नी है जो है शूद्र स्त्री, और इनका लड़का कौन है? महापद्मनंद। तो इन्हीं के नाम से रिलेशन है इसका, महापद्मनंद का। ठीक, महापद्मनंद ने किसकी हत्या कर दी थी? तो जो है काकवर्ण की हत्या करी थी इसने। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसे दूसरे परशुराम का अवतार माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। दूसरा जो है परशुराम किसे कहा जाता है? इसी महापद्मनंद को कहा जाता है दूसरा परशुराम। ठीक है, तो दूसरा परशुराम किसे कहा जाता है? महापद्मनंद को कहा जाता है दूसरा परशुराम। ठीक, दूसरा परशुराम किसे कहा जाता है? महापद्मनंद को कहा जाता है। एक राजा हुए बिंबसार। बिंबसार के शासन काल में दंड दिया जाता था। तो कारावास कर देते थे, दाग देते, मतलब दागना मतलब जैसे कि अगर कोई गलती करता था तो उस पर निशान बना देते, गर्मा वगैरह उसको टच करवा देते थे। ठीक, तो उसको दागना कहा जाता है। सिर कटवा देते थे और पसली तोड़ देते थे। तो प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि बिंबसार के शासनकाल में दंड दिया जाता था। ऑप्शन ए देगा कारावास, बी देगा दागना, सी देगा सिर काटना, और डी देगा आपको इनमें से सभी। ठीक, तो आप इनमें से सभी लगा दीजिएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों आपके सामने। अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम वास्तविक शासक कौन माना जाता है? नागभट्ट प्रथम। कौन माना जाता है मित्रों? नागभट्ट प्रथम माना जाता है। ठीक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कलचूरी शासक कोकल ने किस गुर्जर प्रतिहार वंश को पराजित किया था? तो कलचूरी शासक कोकल जो था उसने गुर्जर प्रतिहार वंश के किस राजा को पराजित किया था? तो मिहिर भोज को। किसको? मिहिर भोज को पराजित किया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सुलेमान नामक अरब यात्री भारत आया था। तो सुलेमान अरब यात्री जो था वो भारत आया था। कब आया था? 9वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 9वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखिए, 915 से 916 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आया अल मसूदी जो था वो कहाँ का निवासी था? तो अल मसूदी कब आया था? 915 से 916 ईस्वी के आसपास आया था। जो कहाँ का निवासी था भैया? तो बगदाद का निवासी था। कौन था? बगदाद का निवासी था। कौन? अल मसूदी। तो गुर्जर प्रतिहार के सामंत नहीं थे। कौन? तो बंगाल के सेन। तो बंगाल के सेन जो थे वो गुर्जर सामंत नहीं। ठीक, अगला देखते हैं, जबकि मालवा के परमार, गुजरात के जो चालुक्य वंश थे, और जो जाक मुक्ति के चंदेल, ये सब क्या थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के क्या थे? सामंत थे। मतलब गुर्जर प्रतिहार वालों ने इस पर क्या कर ली थी? आधिपत्य जमा ली थी, मतलब इनके अंडर में काम किया करते थे। अगला देखते हैं, गढ़वाल राजवंश की नींव जो है कन्नौज में रखी गई। तो गढ़वाल राजवंश की नींव कन्नौज में रखी, किसने रखी थी? तो किसने रखी थी मित्रों? चंद्रदेव ने रखी थी। किसने? चंद्रदेव ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे यहाँ पे छुपे रुस्तम वाला, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल वंशीय शासक नहीं है? तो कौन गढ़वाल वंशीय शासक नहीं है भैया? तो गढ़वाल वंशीय शासक कौन नहीं है? ठीक, तो अगर आपको ऑप्शन में हरिश्चंद्र मिल जाएगा तो वही जो है गढ़वाल वंशीय शासक नहीं है। जबकि जयचंद्र मिलेगा, विजय चंद्र, गोविंद चंद्र, ये तीनों हैं। लेकिन हरिश्चंद्र उसी में दे देगा तो वो नहीं है। ठीक है, हरिश्चंद्र जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्था, मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। ठीक है, चंद्रदेव कौन है? तो चंद्रदेव आपके गढ़वाल वंश से हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको गोपाल जो है, गोपाल कहाँ के हैं? पाल वंश के हैं। और दंती वर्ग पूछा आता है तो दंती वर्ग, आप दंती दुर्ग कहाँ के हैं? राष्ट्रकूट वंश के हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चले हम आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं।
तो अगला प्रश्न आपके सामने मित्रों यहाँ पे हाजिर है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था मित्रों। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है विनयादित्य, दूसरा है ललितादित्य, करवाया था लालित्यादित्य। तो लालित्यादित्य ने करवाया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई मतलब कृषि सिंचाई आदि पर अधिक ध्यान दिया था। किसने दिया था भैया। तो किसने दिया था, अवंती वर्मन ने दिया था। किसने, अवंती वर्मन ने कृषि सिंचाई पर अधिक बल दिया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका चुनाव जनतंत्रीय ढंग से हुआ। तो जनतंत्रीय ढंग से किसका चुनाव हुआ था, यश शेखर का हुआ था। किसका, यश शेखर का। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, हेनसांग के भारत भ्रमण के समय सिंध का शासक किस वर्ण से संबंधित था। तो सिंध का शासक किस वर्ण से संबंधित था, यानी ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था या शूद्र था। एक श्लोक मिलता है, ब्राह्मण वस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कृता उर्ततस्यद वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। तो ह्वेनसांग यानी चीनी यात्री जब ह्वेनसांग भारत पर आया था तो उस समय सिंध का शासक जो था वो किस वर्ण से संबंध रखता था। तो किस वर्ण से, तो भैया शूद्र वर्ण से संबंध रखता था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। जब अरब आक्रमण किए थे भारत पर तो उस समय कौन शासक था। तो ध्यान रखेंगे ये हमने जो है मध्यकालीन इतिहास अब यहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है 712 ईस्वी में किया था किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। तो उस समय राजा कौन था, दाहिर था, दाहिर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि महमूद गजनबी के आक्रमण का मूल मकसद था वो धन संपत्ति को लूटना था। क्या, धन संपत्ति को लूटना था। उतबी की रचना है, उतबी की क्या रचना है। उतबी कौन था भैया, उतबी जो था महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। कौन, उतबी। तो उतबी की सबसे इंपॉर्टेंट रचना कौन है भैया, किताब उल यमीनी, किताब उल यमीनी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, किताब उल यमीनी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू शाही शासकों की राजधानी थी। तो हिंदू शासक मतलब हिंदू शाही शासकों की राजधानी कौन थी, बहिंद। कौन थी, बहिंद थी, ठीक। ध्यान रखेंगे कौन थी भैया, बहिंद थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा नहीं था। तो निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा नहीं था। ए दिया है जयपाल, बी दिया है आनंदपाल, सी दिया है त्रिलोचन पाल और डी दिया है रामपाल। तो यही जो रामपाल है भैया ये नहीं थे हिंदू शाही राजा, ठीक। बाकी जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल ये सब हिंदू शाही राजा के अंतर्गत आते हैं, ठीक। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि महमूद गजनबी भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी किया था। 712 ईस्वी में किसने किया था, दाहिर मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने किया था दाहिर के ऊपर, ठीक है। उस समय दाहिर का सिंध का प्रांत पर किया था। सिंध प्रांत का राजा कौन था, दाहिर था। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, ठीक। साथ ही साथ अंतिम आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में। मृत्यु कब हो गई थी, 1030 ईस्वी में इसकी, किसकी, महमूद गजनबी की। सोमनाथ मंदिर को कितने गांवों से आय मिलती थी। तो लगभग 10,000 गांव से यहाँ पे पैसा जाता था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर में, सोमनाथ मंदिर लूट लिया था इसने महमूद गजनबी ने, ठीक। ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे ये भी पूछा कि मोहम्मद गौरी का भारत में पहला आक्रमण कब हुआ था। तो 1175 में हुआ था, ठीक। बस इतने प्रश्न पूछे जाएगा, इससे बाद में नहीं जाएगा क्योंकि अब यहाँ से आधुनिक काल की शुरुआत, मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। जो कि आप एक दूसरा भी जो है, आप अगर हिंदी मतलब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में दो कैटेगरी होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मित्रों कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण की तिथि है। तो भारत ने सिकंदर पर आक्रमण कब किया था भैया। सिकंदर पर आक्रमण भारत ने कब किया था। तो 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईस्वी में, सॉरी। तो 326 ईस्वी में सिकंदर ने आक्रमण किया था, सॉरी 326 ईसा पूर्व होगा, ठीक है। 326 ईसा पूर्व कर लीजिए, यहाँ पे ईस्वी गलत लिखा है, ईसा पूर्व। तो 326 ईसा पूर्व, ठीक। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। किस में, 326 ईसा पूर्व, या ऑप्शन या ए नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन यहाँ पे बी दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक। तो 326 ईसा पूर्व पर भारत पर आक्रमण किसने किया था। तो आक्रमण की तिथि कौन है, 326 ईसा पूर्व किसने किया था, तो सिकंदर ने किया था, ठीक। ध्यान रखेंगे। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी मित्रों, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई थी, बेबीलोन में। तो 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन इसका क्या है, 323, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर के गुरु कौन थे। तो सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। कौन थे भैया, अरस्तु थे सिकंदर के गुरु, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है।
अरस्तु थे किसके गुरु? सिकंदर के गुरु थे। ठीक, अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। ठीक है, प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। ठीक, तो सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर, या सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। ठीक, सोक्रेटिस उनको कहा जाता है, सुकरात को अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहा जाता है, और अरस्तु को अंग्रेजी में अरिस्टोटल कहा जाता है। इन लोगों की बात अलग होती थी थोड़ा बहुत, मतलब इनमें बहुत कठिन शब्दावली का प्रयोग करके नाम वाम रखते थे कि ताकि पढ़ ना पाए लोग। तो हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, हम लोग इनसे लोगों से ज़्यादा काफ़ी होशियार हैं, हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में बना के पढ़ते रहते हैं। ठीक, तो अरिस्टोटल को हम लोग अरस्तु पढ़ने लगे, सोक्रेटिस को हम लोग सुकरात पढ़ने लगे। ठीक, राजा शासक कौन था? तो तक्षशिला या उसका जो शासक था वो कौन था भैया? आम्भी था। आपने एक सीरियल आता होगा, देखा होगा आपने, जो है सिकंदर संबंधित एक पोरस करके आता था। ठीक है, तो या फिर चंद्रगुप्त मौर्य नाम का सीरियल आता, तो उसमें आप देख लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल अगर देख रहे होंगे तो ये सारी बातें आपको पता होगी। ठीक है, तो भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का राजा आम्भी था। सिकंदर जो था वो मेसिडोनिया का क्या था? राजा था। इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के दो शक्तिशाली राजा थे, एक पुरु था और एक मगध था। ठीक, कौन था? एक पुरु था और एक मगध था। पोरस जो था वो झेलम और राबी के बीच में था, पुरु राज्य में रहता था। ठीक है, तो पोरस जो राज्य था उसका राजा कौन था? पोरस कहाँ का राजा था? तो पोरस पुरु का राजा था। ठीक है, पुरु राज इसको कहा जाता था। तो पुरु राज मतलब पुरु राज एक स्थान है यानी राज्य है, उसका राजा था पोरस। और इसी पोरस से किसकी जो है लड़ाई होती है? सिकंदर की लड़ाई होती है। और जब इसको बंदी बना ले आता है पोरस को, तो क्या कहता है? पोरस से सिकंदर पूछता है कि बताइए आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या कसूर, मतलब सलूट किया जाए। तो क्या कहता है? तो जो पोरस कहता है कि जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है वैसा व्यवहार किया जाए। सिकंदर इतनी बात सुनकर के एकदम से प्रसन्न हो जाता है और इसको बंदी मुक्त कर देता है और मित्र बना लेता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। सिकंदर भारत में कुल कितने महीने रहा? तो 19 महीने तक भारत में रहा है, बीमार हो गया था। इसी में आपने देखा होगा चाणक्य चंद्रगुप्त ने पता नहीं कितने तरीके से जो है इसको जो है बीमार करने की कोशिश की, मतलब बहुत कुछ इसमें दिखाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वाले सीरियल में, देखिएगा तो उसमें पता चलता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो पूछा था झेलम नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। ठीक, तो इतने प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, और पूछे जा सकते थे, हमने सारे बता दिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है मित्रों कि मगध की राजधानी इसके, तो या फिर आप गिरिब्रज मार दीजिएगा या राजगृह, अगर दोनों में से एक ना एक तो दिया होगा। ठीक, या फिर दोनों ऐसे दिया होगा जैसे हमने दिया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो निम्न में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो गिरिब्रज रहा, राजगृह, देखिए वो ऑप्शन दोनों एक ही है। पाटलिपुत्र भी रहा है, ठीक है, मगध की राजधानी, लेकिन जो कौशाम्बी था वो नहीं रहा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला देखते हैं, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो प्राचीन श्रावस्ती नगर जो था उसका जो विन्यास यानी किस आकार में जो है वो था? तो अर्धचंद्राकार आकार में, मतलब कुछ इस तरीके से बसा था अर्धचंद्राकार में, मतलब यहाँ से ऐसे नदी या फिर बहती थी या फिर कुछ ऐसे, तो ऐसे बसा हुआ करता, मतलब अर्धचंद्राकार, यहाँ पे जो है राज बसा है, ऐसे बसा था। ठीक, अर्धचंद्राकार रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला तो अर्धचंद्राकार, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, इसका कौशाम्बी करेक्ट है और इसका सी करेक्ट है, गिरिब्रज। अगला देखते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो कौन सा ऐसा मगध का शासक था जिसने राज्य अपनाने के लिए, नहीं राज्यारोहण के लिए, राज्यारोहण मतलब होता है राज्य को हड़पने के लिए, राज्य अपनाने के लिए या स्वयं राजा बनने के लिए, तो कौन सा ऐसा शासक हुआ था मगध साम्राज्य का जिसने मारा था? अजात से मारा था। किसने मारा था भैया? अजात शत्रु ने मारा था। ठीक है, किसने मारा था? अजात शत्रु। ऑप्शन इसका ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ा, छुपे रुस्तम वाला प्रश्न है, तो अजात शत्रु ने मारा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अजात शत्रु ने क्या मारा था? अपने पिता को मार दिया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, पूछा था नंद वंश के बाद जो है मगध साम्राज्य पर किसका राज, मतलब कौन सा राजवंश हावी हो जाता है? तो मगध के बाद में यानी नंद वंश जब धनानंद था अंतिम शासक, उस पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको मार करके क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं चाणक्य की मदद से। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चले हम आगे बढ़ते हैं, और पूछा था प्रश्न कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब कौन राजा था मगध का? तब भी यही था, कौन था? धनानंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात।
आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पर हम ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अर्थशास्त्र, क्या प्रश्न है आपके सामने कि अर्थशास्त्र द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक मतलब प्राप्त हुई है। तो अर्थशास्त्र द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक प्राप्त हुई है, मतलब चाणक्य के द्वारा लिखित, मतलब अर्थशास्त्र में संकलित क्या पूछा गया, अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र द्वारा लिखित पुस्तक प्राप्त हुई थी, 1909 में प्राप्त हुई थी। 1909 ईस्वी में अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, चाणक्य। तो यहाँ पे चाणक्य या कौटिल्य कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे चाणक्य कौटिल्य, तो कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक प्राप्त हुई थी 1909 ईस्वी। अगला देखते हैं, चाणक्य का बाल्यावस्था में नाम क्या था। तो चाणक्य का बाल्यावस्था में क्या नाम था, विष्णुगुप्त नाम था। क्या नाम था चाणक्य का, विष्णुगुप्त नाम। चाणक्य के पिता क्या नाम था, चाणक्य नाम था। क्या नाम था, चाणक्य नाम था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से, इसीलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा था बाद में, ठीक, चाणक्य का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस का समीकरण भारतीय साहित्य के चंद्रगुप्त से किया। तो किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था, 1793, ऑप्शन दिया होगा इसमें, सर विलियम जोन्स 1793। ठीक है, ये ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला, छुपे रुस्तम वाला प्रश्न नीचे दिखाई पड़ा होगा, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। तो विद्या का एक महान केंद्र था, विशेष रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित रहता था। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, बिहार में था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चले हम आगे बढ़ते हैं। और एक विद्वान मतलब एक प्रश्न पूछा आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को, प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले साल में, कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह, ठीक है, किसने कहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था, जस्टिन ने कहा था। किसने कहा था, जस्टिन नामक विद्वान ने कहा। ठीक है, जस्टिन नामक विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। आपने देखा होगा उसमें सीरियल में आपको दिखाया होगा कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य छुप छुप करके जाते थे, मारते थे सबको। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और प्रश्नों, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य में सेना कितनी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो 6 लाख पैदल सेना इसमें होती थी। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। 30 लाख अश्वारोही मतलब घोड़े वाले थे, ठीक है, घोड़े वाले सैनिक, और 9,000 हाथी वाले सैनिक। ठीक है, किसके पास, ठीक, किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास। ठीक, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न पूछा था कि मौर्य काल में अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन थी। तो उज्जैनी थी। कौन थी भैया, उज्जैनी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में समूह बनाया जाता था। तो उस 800 गांव के समूह को हम स्थानीय नाम से गांव के समूह को क्या कहा जाता था। तो 800 गांव के समूह को स्थानीय कहा जाता था, जबकि 400 गांव के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। क्या कहा हमने, 400 गांव के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। जबकि मैं बात करूं 200 गांव के समूह को, तो 200 गांव के समूह को हम खारवाटिक के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2021 के लिए। 800 गांव के समूह को स्थानीय, 400 गांव के समूह को द्रोणमुख, और 200 गांव के समूह को खारवाटिक नाम से जानते थे। ठीक, ध्यान रखेंगे। और कोतवाल जो होता था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उसको पौर कहा जाता था। तो कोतवाल को क्या कहा जाता था, पौर कहा जाता था। जो माप तोल करता था, यानी माप तोल जो करता था, उसको क्या कहा जाता था, पीतवाध्यक्ष कहा जाता, पीतवाध्यक्ष। तो पीतवाध्यक्ष किसको कहा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, तो जो माप तोल किया करता था, उस पर नियंत्रण रखता था, उसी को क्या कहा जाता था, पीतवाध्यक्ष। और कोतवाली जो संभालता था उसको पौर कहा जाता था। जो धार्मिक अनुष्ठान करता था या धार्मिक अनुष्ठानों का मंत्री होता था, उसको पुरोहित कहा जाता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो व्यापार संबंधी करों को इकट्ठा करता था, जो व्यापार संबंधी करों को इकट्ठा करता था इसके मौर्य काल के शासनकाल में, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उसको हम क्या कहते थे, शुल्काध्यक्ष। तो शुल्क प्राप्त करने का अध्यक्ष शुल्काध्यक्ष कहते थे। जो कारखाने और खानों का मंत्री हुआ करता था, उसको हम क्या कहते थे, करमांतिक कहते थे। क्या कहते थे, करमांतिक कहते थे। जो कारखानों में और खानों से क्या करता था, मंत्री, जो कारखानों और खानों को चलाता था, यानी उसका मंत्री हुआ करता था, उसको कारमांतिक कहते थे। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और जो राजप्रसाद के कार्यों से संबंधित मंत्री होता था, उसको हम क्या कहते थे, द्वारिक कहते थे। क्या कहते थे, द्वारिक कहा जाता था।
ठीक है। कुछ वैश्याएं हुआ करती थी, उन वैश्याओं पर निगरानी रखने के लिए, यानी वैश्यावृत्ति ज्यादा ना बढ़ सके, पहले वैश्यावृत्ति बहुत हुआ करती थी जो है, तो उसको निगरानी करने के लिए, उसके देखभाल के लिए एक अध्यक्ष अधिकारी या फिर एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। उसका क्या नाम होता था, तो उसको हम गणिका अध्यक्ष कहते थे। तो वैश्याओं पर निगरानी रखने वाले अधिकारी को कहा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य काल के शासनकाल में गणिका अध्यक्ष। ठीक है, गणिका। तो गणिका अध्यक्ष किसको कहा जाता था? वैश्याओं पर निगरानी रखने वाले अधिकारी को गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक, ध्यान रखेंगे। और जो वन उपज निरीक्षक हुआ करते थे, यानी जो पेड़ वगैरह लगाने के लिए या फिर वन उपजाने के लिए, बाग बगीचा को देखभाल या उपजाने बढ़ाने के लिए, उस प्रकार के मंत्री को हम क्या कहते थे? कृपया अध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? कृपया अध्यक्ष। तो बस इतने प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो पूछे जा सकते थे इनसे। ठीक है, तो हमने सारे प्रश्नों को आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल में नाप कर बेची जाने वाली वस्तु पर बिक्री कर लगाया जाता था। तो मौर्य काल में क्या, मौर्य काल में नाप कर बेची जाने वाली जो वस्तु थी, यानी जो दूध वगैरह थी, यानी जिनको हम क्या करते थे? मापते थे, उनको किस प्रकार से, उस पर कैसे कर लगाते थे हम? तो उस पर 6.1 या फिर बटे 4, तो 6.1/4% कर लगाते थे। यानी 100 गुणे क्या करेंगे? 100 गुणे 6.1/4, 4 से भाग देंगे, 25 चौको 100, 25 से 6 को गुणा करेंगे। ठीक है, 25 को 6 से गुणा करें, 6 पंचे 30 के 0, तो लगभग 15 के आसपास आपको पड़ेगा। ठीक, 15 के आसपास। ठीक, आगे देखते हैं। और जब पूछा जाए कि तौल कर बेची जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कितना लगाया जाता था, ये तो थी नाप वाली वस्तु पर। ठीक है, तो नाप वाली यानी 6.1/4% का कर लगाया जाता था। ठीक, अगर मान लिया जो है तौल कर वही वस्तुएं बेची जानी हो, ठीक है, 100 नहीं, वो 1000 होगा, क्योंकि 1 लीटर में लीटर के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, मौर्य काल वाली जो नाप कर वस्तुएं, यानी 6 बटे जो हमने बताया उसको, तो लगभग 16 के आसपास आता है। ठीक, मौर्य काल में जो तौल कर वस्तुएं बेची जाती थी, यानी तौल कर, जैसे चीनी वगैरह हो या फिर जो कुछ भी हो जो तौल कर बेची जाने वाली थी, उन पर कर 5% का लगता था, यानी 100 में से 5 रुपए। ठीक, उसके बाद में अगर जो है जो गिन कर वस्तुएं बेची जाती थी, दर्जन केला दर्जन में आज बिक रहा है, तो उस प्रकार की वस्तुओं पर 9% का कर लगाया जाता था। ठीक, ध्यान रखेंगे, इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा पहले का। अगला देखते हैं, ट्रीफैंथलर। तो ट्रीफैंथलर महोदय ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। तो कब पता लगाया था भैया? ट्रीफैंथलर ने, मतलब टीफैंथलर, तो टीफैंथलर ने, इसने दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था 1750 ईस्वी में। कब? 1750 ईस्वी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, 1750। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है आपका, अशोककालीन प्रांत, ऑप्शन ए उत्तरापड़ था, अवंती राष्ट्र, दोनों थे। ठीक है, अवंती राष्ट्र, ठीक है, कलिंग भी था इसी के समय अशोक काल में। ठीक है, उसके बाद में कलिंग, ठीक है, था, दक्षिणापथ ये भी था, यानी ऊपर डी सभी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला देखते हैं, बिंदुसार के शासन काल में अशोक उपराजा था। बिंदु काल के शासन में अशोक उपराजा था, तो कहाँ का था अशोक उपराजा? जब बिंदुसार शासन कर रहा था, तो बिंदुसार के समय अशोक जो था वो अवंती का उपराजा था। ठीक है, अवंती का उपराजा था, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाबोधि वंश। महाबोधि वंश में अशोक की पत्नी का नाम मिलता है। महाबोधि वंश में अशोक की पत्नी का नाम क्या मिलता है? तो अशोक की पत्नी का नाम मिलता है बोधिस महादेवी। ध्यान रखेंगे, बोधिस महादेवी। ठीक है, अशोक का नाम और तमाम देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है, अशोक का नाम था मौर्य काल में। अगला प्रश्न देखिए, तो अशोक वेदिस महादेवी। ठीक है, वेदिस महादेवी। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहता था? तो जो मौर्य काल में जनपद से प्राप्त जो आय होती थी, उसको हम राष्ट्र के नाम से जानते थे। किसके नाम से? राष्ट्र के नाम से जानते थे। उसको हम किसके नाम से जानते थे मित्रों? तो उसको हम राष्ट्र के नाम से जानते थे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आपका शुंग वंश से संबंधित। शुंग वंश के शासकों ने कितने वर्ष तक शासन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि शुंग वंश के शासकों ने कितने वर्ष तक शासन किया? ध्यान रखेंगे, तो शुंग वंश के शासकों ने कितने वर्ष तक शासन किया भैया? तो 112 वर्ष तक शासन किया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है भैया? अगला प्रश्न देखिए, अग्निमित्र के पश्चात शुंग वंश का शासक हुआ।
तो अग्निमित्र के पश्चात जो शुंग वंश का शासक हुआ था उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्या नाम है उसका? वसुज्येष्ठ। वसुज्येष्ठ ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध शुंग वंश से नहीं था? तो किसका संबंध शुंग वंश से नहीं था? तो देवमित्र का संबंध जो है शुंग वंश से नहीं था। देवमित्र ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है कि पुराणों के अनुसार शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पुराणों के अनुसार शुंग वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था देवभूति। क्या नाम था? देवभूति। अगला प्रश्न देखिए, शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या किसने करी थी? तो शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या किसने करी थी? किसने करी थी? वसुदेव ने करी थी। किसने करी थी? वसुदेव ने करी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यही वसुदेव आगे चल करके किसकी वंश की स्थापना कर देता शुंग वंश के बाद में? तो कणव वंश की स्थापना। किस वंश की? कणव वंश भी। तो यही प्रश्न पूछा गया नीचे है छुपे रुस्तम वाला कि कणव वंश की स्थापना किसने करी थी? तो वसुदेव ने करी थी। किसने करी थी? वसुदेव ने करी थी। ध्यान रखेंगे। शुंग वंश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। उन व्यापारिक केंद्रों में पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वैशाली और हस्तिनापुर 4 मुख्य नगर शामिल थे। तो व्यापारिक केंद्र कभी कभी पूछा जाता है कि शुंग काल के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन थे? तो पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वैशाली, हस्तिनापुर। ठीक है, शुंग काल के बंदरगाह कौन कौन से थे? तो भृगकक्ष, सुपारक और ताम्रलिपि। ठीक है, ये सब हुआ करते थे। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। शुंग वंश का संस्थापक प्रश्न पूछा था, कौन था शुंग वंश का संस्थापक? बृहद्रथ था। ठीक है, कौन था? बृहद्रथ था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और इसी कणव आया था कणव वंश, और भारत पर इसने राज्य किया। कणव वंश का समय कितना था? 75 पूर्व के समय तक किसका काल था? देवभूति की हत्या कर दी थी वसुदेव ने, और यही इसका जो है क्या था? संस्थापक था। ठीक है, वसुदेव सिंहासन पर कब बैठा? 75 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, कणव वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो वसुदेव। भूमिमित्र था, नारायण थे, और क्या थे? सुशर्मन थे। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी। सुशर्मन की हत्या किसने करी थी? तो सिबुक ने करी थी। सुशर्मन की हत्या किसने कर दी थी? सिबुक ने कर दी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। अगला, कणव वंश का संस्थापक कौन था? तो कणव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। अगला, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद में कौन सा वंश राज किया भारत पर? तो कान्वा वंश ने राज किया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कणव वंश की नींव डाली थी। तो किसने डाली थी भारत में कणव वंश की नींव? किसने डाली थी भैया? तो वसुदेव ने डाली थी। ठीक है, वसुदेव ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, कणव वंश का था। तो कणव वंश का कौन था भैया? कणव वंश मतलब कणव वंश था कब से? कणव वंश था ब्राह्मण वंश था कणव वंश। कब से कब तक था? तो 75 से 30 ईसा पूर्व से था। ठीक है, कणव वंश ब्राह्मण वंश था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगला है कि कणव वंश में कितने शासक हुए? तो कणव वंश में कितने शासक हुए? कणव वंश में, तो कणव वंश में कितने शासक हुए मित्रों? कणव वंश में 4 शासक कुल मिलाकर के हुए हैं। 4 शासक हुए हैं। ठीक है, कौन कौन हुए हैं? वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। कौन? सुशर्मन। ठीक, ध्यान रखेंगे। सुशर्मन की हत्या किसने करी थी? तो सुशर्मन की हत्या किसने करी थी? सिबुक ने करी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं, की नींव 75 ईसा पूर्व में पड़ी। ठीक, ध्यान रखेंगे। कणव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मन था। सुशर्मन की हत्या किसने करी थी? तो सीमुक ने। सीमुक। ठीक है, सीमुक। सीमुक कहीं कहीं पे सीमुक मिलेगा, लेकिन सीमुक वास्तविक नाम है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए मित्रों। अगला प्रश्न है कि खारबेल कितने वर्षों तक शासन किया? तो खारबेल ने कितने वर्षों तक शासन किया था? खारबेल ने कितने वर्षों तक शासन किया? प्रश्न है कि खारबेल ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 13 वर्षों तक शासन किया खारबेल ने। खारबेल चेदी वंश का रहने वाला था मित्रों। हाथी गुम्फा गुहा अभिलेख में इतिहास मानने का स्रोत है। मतलब इसके बारे में पता चलता है। खारबेल का जो शासन था 344 से 340 ईसा पूर्व माना जाता है। खारबाल के पिथुंड नगर में गधे का हल चलाया जाता था मित्रों। खारबाल ने कृष्णा तथा मूसी नदी के तट पर राजप्रसाद का निर्माण करवाया था। खारबेल जैन धर्म अनुयायी तथा वह सहिष्णु भी था। ठीक, सहिष्णु था। धर्म को बहुत मानता था और सहिष्णु था। ठीक, मतलब धर्म को बहुत ज्यादा मानता था। खारबेल ने लगभग 13 वर्षों तक शासन किया। ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगला प्रश्न देखते हैं, शासन के दूसरे वर्ष कौन सा कार्य किया था इसने? तो शासन काल के दूसरे वर्ष ही क्या किया था? उत्सव मनाया था इसने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, शासन के 13वें वर्ष कितने सैन्य अभियान किया था इसने? तो अपने शासन के 13वें वर्ष इसने 6 सैन्य अभियान किए थे।
ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। किसने किया था? तो खारबेल ने। अगला देखते हैं, खारबेल प्रथम अभियान किया किस नदी के तट पर किया था? तो खारबेल ने अपना प्रथम अभियान जो किया था वो कृष्णा नदी के तट पर किया था, कृष्णा नदी। अगला अपन देखते हैं, खारबेल दूसरा अभियान शासन मतलब कितने वर्षों के बाद किया था? तो दूसरा अभियान चौथे वर्ष पर किया था। कितने वर्ष पर? चौथे वर्ष पर। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमें वर्ष इसने कौन सा सैन्य अभ्यास किया था? तो दूसरा मतलब दूसरा दूसरा सैन्य धर्म था, जैन धर्म था। खारबेल किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से संबंधित था। ठीक, ध्यान रखेंगे। और इसने प्रश्न पूछा था कि खारबेल ने कितने विभागों पर विचार किया था? तो लगभग 64 विचारों पर इसने मतलब विचार किया था, 64 विभागों पर। 64 प्रकार के विभाग इसने बताए थे कि राज्य में होने चाहिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि शक संवत का प्रचलन माना जाता है। शक संवत का प्रचलन माना जाता है, कब माना था भैया? 57 बीसी, 57 बीसी, यानी इसीलिए 57 लेस करते हैं। ईसा मसीह के जन्म में से 57 साल पहले से जो है चलता है कौन सा? शक संवत चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। तो भारत में पहली बार सोने की सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? हिंद यूनानी शासकों को जाना जाता है। यमन कहाँ के रहने वाले थे? तो यमन बैक्टीरिया के रहने वाले थे। कहाँ के? बैक्टीरिया के रहने वाले थे, यमन। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे पहला यमन आक्रमणकारी कौन था? सबसे पहला यमन आक्रमणकारी कौन था? तो डेरियस द्वितीय था सबसे पहला यमन आक्रमणकारी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि डेमोट्रियस प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो डेमोट्रियस प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? फैजाबाद में बनाई थी। कहाँ पे? फैजाबाद में। ठीक, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ऑप्शन इसका डी, फैजाबाद में। अगला, फैजाबाद कहाँ पड़ता? आज उसका नाम क्या हो गया? अयोध्या हो गया फैजाबाद का। ठीक, अयोध्या हो गया फैजाबाद। तो जहां राम जन्मभूमि वहीं पे बनाया था इसने, डेमोट्रियस प्रथम ने अपनी राजधानी। अगला देखते हैं, हेलियोडोरस किस यमन शासक का राजदूत था? तो हेलियोडोरस जो था यूक्रेटाइडस, किसका था? यूक्रेटाइडस। ऑप्शन सा सही कालक्रम में है। सही कालक्रम में देखिए यहाँ पे जो है मैं बता दूं आपको, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो सबसे पहले मिनांडर मतलब क्या कौन है ये लोग? ये हिंद यमन आक्रमणकारी हैं। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले यमन से कौन आया हिंद पर आक्रमण करने, मतलब हिंदुस्तान पर? मिनांडर, नोट करिए मिनांडर। दूसरे नंबर पे डेमोट्रियस प्रथम। तीसरे नंबर पर डीमोडोरस प्रथम। चौथे नंबर पर डीमोडोटस द्वितीय। ठीक, तो पहला कौन है? मिनांडर। द्वितीय कौन है? डेमोट्रियस प्रथम। तीसरा कौन है? डीमोडोरस प्रथम। और चौथा कौन है आपका? डीमोडोटस द्वितीय। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए हम और बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों आपका, चलिए आगे आगे दिखाते हैं आपको स्लाइड। अगली स्लाइड है, पुराणों के अनुसार सातवाहनों ने शासन किया। पुराणों के अनुसार सातवाहनों ने शासन किया था, तो लगभग 300 वर्षों तक किया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में भूमि दान की प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो भूमि दान की प्रथा जो प्रारंभ हुई थी सातवाहन वंश से ही शुरू हुई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? मगधी थी। ठीक है, मगधी। अगला प्रश्न देखते हैं, गाथा सप्तशती की रचना थी। गाथा सप्तशती की रचना कौन सी थी, मतलब रचना की किसने करी थी? गाथा सप्तशती की रचना किसने करी थी? तो प्रवर सेन आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, डी वाला। प्रवर सेन ने की थी गाथा सप्तशती की रचना। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, सातवाहन जो वंश है, सातवाहन वंश किस वर्ण के थे ये लोग? तो किस वर्ण के लोग थे, यानी कौन से वर्ण के थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, कौन थे? तो ब्राह्मण थे। सातवाहन वंश के लोग कौन थे? ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध नाना घाट अभिलेख उत्तीर्ण कराया। तो प्रसिद्ध नागनिका ने किसने करवाया था? नागनिका ने। किसने? नागनिका। तो प्रसिद्ध नाना घाट नागनिका, नाना घाट नागनिका। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं हम। फटाफट कंप्यूटर महोदय प्रश्न प्रस्तुत करा जाए। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी ऐसे तो बोलते हैं। प्रश्न मतलब कंप्यूटर महोदय प्रश्न आइए। प्रश्न आ गया आपके सामने, कंप्यूटर महोदय ने आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत कर दिया। देखिए, अश्वमेघ किसका समकालीन था मित्रों? फटाफट बताइए, अश्वमेघ जो था वो किसका समकालीन था? तो किसका था भैया? कनिष्क का समकालीन था। कौन? अश्वघोष। ठीक, कनिष्क का। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं है? तो कनिष्क के दरबार में संबंधित कौन नहीं है भैया? पतंजलि नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन कनिष्क दरबार कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो कनिष्क प्रथम के दरबार में कौन नहीं गया था भैया? अश्वघोष नहीं गया था। कौन नहीं गया था? अश्वघोष। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चीनी वो ये जो अश्वघोष देख रहे हैं किसका समकालीन था? तो जो है किसका समकालीन था? वो कनिष्क का समकालीन था। लेकिन जो है कनिष्क प्रथम के दरबार में कौन नहीं गया था प्रश्न पूछा था, तो अश्वघोष नहीं गया था। ठीक, अगला देखते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो सी हुआंग टी। सी हुआंग टी, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला देखें, किस वंश में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के निम्न में से किस वंश की साम्राज्य की सीमाएं सीमाएं मतलब भारत से भी बाहर, इसे आज का जो भारत देख रहे हैं इससे बाहर मतलब दूर दूर तक फैली थी, बहुत ज्यादा। तो किस वंश की सीमाएं फैली थी मित्रों? गुप्त वंश की। ठीक है, गुप्त वंश, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, गुप्त वंश। आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को आगे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है मित्रों। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का स्वतंत्र संस्थापक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का स्वतंत्र संस्थापक कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला है समुद्रगुप्त के इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्रगुप्त का अगर आपको इतिहास जानना है तो प्रयाग प्रशस्ति आप पढ़ेंगे, प्रयाग प्रशस्ति।